चलिए ठीक है। तो आज की अपनी जो सेशन रहेगी उसके ऊपर हम फंडामेंटल राइट्स से बात स्टार्ट करेंगे, मूल अधिकारों से। ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार पॉलिटी के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के ठीक ठाक चांसेस रहते हैं आपके। कुछ फैक्चुअल डाटा भी बात करेंगे, कुछ जो अपने यूके पीसीएस वाले जो लोग जुड़े हुए हैं मेंस की तैयारी वाले, उनके लिए मेंस का टॉपिक रहेगा, और बाकियों के लिए फैक्चुअल डाटा जो रहेंगे वो सारे के सारे रहेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन की तरफ चलेंगे, और उसके बाद फिर अपना जो नॉन थ्योरेटिकल है, फैक्चुअल डाटा है, उसको बात करेंगे एक साथ। मतलब हम दोनों चीजों को कवर करते हुए चलेंगे, तो उसी हिसाब से अपने नोट्स बना लेना। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स या फिर मूल अधिकार, ठीक है ना। यूनिक फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, इसके अलावा बहुत सारे अलग जो कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनमें भी हमें देखने के लिए मिलता है। अच्छा, एक चीज और, 40 मिनट की अपनी क्लास होती है, ठीक है। तो 40 मिनट की अपनी क्लास रहेगी। कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं चैट के अंदर अगर कोई इश्यू होता है तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार में थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग पे, मूल क्यों है या फंडामेंटल क्यों है, ये आखिर ऐसा क्या है कि हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, केवल राइट्स क्यों नहीं कहते, या ह्यूमन राइट्स क्यों नहीं कहते थे, मानवाधिकार क्यों नहीं कहते थे, आखिर मूल अधिकारी क्यों कहते हैं। देखो, इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन आता है, अगर कोई पूछे वाई द फंडामेंटल राइट्स आर फंडामेंटल, या मूल अधिकार मूल क्यों है, तो आप कहेंगे बिकॉज ऑफ आर्टिकल 12, अनुच्छेद 12 की वजह से। और अनुच्छेद 12 में है क्या, अनुच्छेद 12 में लिखा है, जो भी लिखा हुआ है लैंग्वेज के अंदर अनुच्छेद 12 में, वहां दिया हुआ है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। ठीक है, राज्य क्या होगा। ठीक है, अनुच्छेद 12 में क्या लिखा है, राज्य क्या होगा, वट शुड बी, वट इज स्टेट, बेसिकली स्टेट क्या है। और अगर स्टेट क्या है ये बताया हुआ है, तो आप फंडामेंटल राइट्स की लैंग्वेज पढ़ेंगे ना, जब भी आप अधिकारों की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि मूल अधिकारों के साथ क्या लिखा हुआ है, राज्य यह नहीं कर सकता, राज्य आपकी स्वतंत्रता नहीं छीन सकता। ठीक है, राज्य क्या नहीं कर सकता, आपकी स्वतंत्रता नहीं छीन सकता, राज्य आपकी समानता को नहीं छीन सकता। दैट मीन्स मूल अधिकार नेगेटिव इन नेचर है, नकारात्मक प्रवृत्ति के अधिकार है। और आपको कहा कैसे दिए गए हैं, मूल अधिकार आपको राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं, राज्य के अगेंस्ट है। राज्य को किन किन चीजों से रोका गया है। ठीक है, इसका मतलब मूल अधिकारों ने क्या किया है, आप, ये आप है, सो आपको एम्पावर किया है, आपकी पावर को बढ़ाया है, और किसकी पावर को कम किया है, स्टेट की पावर को, राज्य की पावर को कम किया है। जैसे आपको समानता दे दी, तो राज्य आपसे असमानता का व्यवहार नहीं कर सकता, ये लिखा है। ये नहीं लिखा है कि आप समान होंगे, लिखा यह है कि राज्य असमानता का व्यवहार नहीं करेगा। दैट मीन्स स्टेट की पावर को कम किया, राज्य की पावर को कम किया, आपकी पावर को बढ़ाया। इसीलिए एक तो ये नेगेटिव है, नकारात्मक है अपनी प्रवृत्ति में, और दूसरा राज्य के विरुद्ध आपको दिए गए हैं। क्योंकि राज्य के विरुद्ध आपको दिए गए हैं, इसीलिए ये मूल है। उसके अलावा वाई दीज आर फंडामेंटल्स, पहला रीजन, क्योंकि ये राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। दूसरा, आखिर ये मूल अधिकार है क्यों, क्योंकि संसद मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती। संसद आपके मूल अधिकारों में कोई भी परिवर्तन ऐसा नहीं कर सकती, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में ऐसा परिवर्तन संसद नहीं कर पाएगी जिससे आपके फंडामेंटल राइट्स पर कोई चोट आए या फंडामेंटल राइट की अवहेलना हो। तो संसद आपके फंडामेंटल राइट की अवहेलना नहीं कर सकती, इसीलिए ये फंडामेंटल या मूल अधिकार है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है, मतलब इसी के अंदर हम पढ़ेंगे मूल अधिकार ये क्यों है। तो हमें ये समझना होगा कि मूल अधिकार भी आपको प्राप्त हैं, तो नागरिकों को प्राप्त होते हैं मूल अधिकार। हालांकि इंडिया के अंदर नागरिकों के अलावा दुनिया के जो लोग हैं उनको, अगर कोई बाहर से टूरिस्ट आया हुआ है उसे भी मूल अधिकार मिलते हैं, ये भी पढ़ेंगे आगे टॉपिक में कि कौन कौन से हैं। पर हाँ, जो मूल अधिकार हैं उनमें बेसिकली है क्या, वो नागरिकों को प्राप्त होते हैं। और संसद ने मान लीजिए कोई लॉ बनाया, कोई कानून बनाया, और इन दोनों में झगड़ा होता है, फंडामेंटल राइट्स वर्सेस कोई लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, संसद द्वारा बनाया गया कानून और फंडामेंटल राइट्स में अगर लड़ाई होती है, तो कौन जीतेगा, फंडामेंटल राइट जीतेगा, सुपीरियरिटी ऑफ फंडामेंटल राइट है। यानी कि फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार आपके जो अन्य कानूनी विधियां हैं उनसे प्राइमरी होते हैं, उनसे प्राथमिक होते हैं, इसलिए भी ये क्या है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो फंडामेंटल राइट हो गई। ठीक है, अब देखो उसके अलावा अगला चौथे पॉइंट की तरफ चलेंगे। अब देखो इसके अलावा क्या है, अगर बाई द वे मान लीजिए फंडामेंटल राइट है, कोई एक अधिकार आपको दिया गया है, और मूल अधिकार के साथ साथ कोई संविधान से पहले की बनी हुई विधि हो, जैसे अंग्रेजों ने कोई विधि बनाई, तो हम कहेंगे संविधान पूर्व विधि। ठीक है, संविधान से पहले बना हुआ कोई कानून हो, इन दोनों की लड़ाई हो,
तो भी कौन जीतेगा? फंडामेंटल राइट। सो फंडामेंटल राइट्स आर सुपीरियर देन एनी लॉ मेड बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स आर सुपीरियर देन एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। जो मूल अधिकार हैं वो संसद द्वारा बनाए गए प्रत्येक कानून से ऊपर हैं, संविधान से बनी हुई पहली कोई लॉ है उनसे भी ऊपर हैं। इन सबसे ऊपर होने की वजह से हम फंडामेंटल राइट्स को मूल अधिकार कहते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या है? मूल है। हमारे अधिकार केवल मानवाधिकार नहीं है, केवल कहने के लिए अधिकार नहीं है, ये बहुत ज्यादा फंडामेंटल्स है। इवन संसद अगर चाहे भी तब भी इसमें क्या नहीं कर सकती? चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारे जो अधिकार हैं वो अच्छे अधिकार हैं, हमें चेंज भी होता है ये सब। तो देखो हमारे जितने भी मूल अधिकार हैं, सभी मूल अधिकार, ध्यान रखना, हमें जितने भी मूल अधिकार मिले हैं वो सभी मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, सभी मूल अधिकार, हमारे सभी मूल अधिकार, हमारे सारे के सारे जितने भी मूल अधिकार हैं वह सभी मानवाधिकार हैं। ऑल फंडामेंटल राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। हमारे पास जितने भी फंडामेंटल राइट हैं वो सभी ह्यूमन राइट्स हैं, मानवाधिकार हैं। लेकिन जो एक चीज याद रखनी है वो ये कि सारे के सारे मानवाधिकार, कुल मिला के जितने भी मानवाधिकार होते हैं वह सभी फंडामेंटल राइट नहीं है। ये लाइन दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ऑल फंडामेंटल राइट्स आर ह्यूमन राइट्स बट ऑल ह्यूमन राइट्स आर नॉट फंडामेंटल राइट्स। समझ में आ गया? अब देखो इसको समझते हैं कैसे। जैसे हमें फंडामेंटल राइट दिया गया है, मान लीजिए हमारा एक फंडामेंटल राइट है समानता का अधिकार, हमारा मूल अधिकार है एक समानता का अधिकार, ठीक है। और मानवाधिकार भी कहता है कि भैया समानता जरूरी है, ठीक है, क्या है? समानता जरूरी है। तो ये समानता दोनों को दी गई है। मानवाधिकार क्या कहते हैं? देखिए अब मानवाधिकार में समानता तो है ही है, लेकिन इसके अलावा मानवाधिकार मतलब किसी हम इंसान के बारे में सोच रहे हैं तो मानवाधिकार में एक इंसान, इंसान का कॉमन अधिकार क्या है? उसे मरने की आजादी होनी चाहिए ना, मृत्यु की। अगर वो चाहता है सुसाइड करना तो उसे आजादी होनी चाहिए। क्या इंडिया के अंदर ऐसा दिया गया है? नहीं। इंडिया के अंदर इच्छा मृत्यु का कोई भी कंसेप्ट नहीं है भी तो वो अलग चीज है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में, एक केस भी आएगा उसके अंदर। लेकिन इंडिया के अंदर इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो हम ये कह सकते हैं भारत में जितने भी अधिकार हैं वो सब तो मानवाधिकार हैं, लेकिन दुनिया भर के सारे मानवाधिकार इंडिया में नहीं है। इसका मतलब ऑल फंडामेंटल राइट्स आर ह्यूमन राइट्स बट नॉट ऑल ह्यूमन राइट्स आर नॉट फंडामेंटल राइट्स। इस लाइन को याद रखिएगा, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में कभी कभार ये पूछता है। ठीक है, बाकी बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे जो मूल अधिकार होते हैं उनमें एक तरीके से संरक्षण की भावना होती है, हमें सेव करने की, बचाने की भावना होती है। जबकि मानवाधिकारों के अंदर क्या होता है? जो मानवाधिकार होते हैं वो नैतिक होते हैं एक तरीके से। कोई भी कॉमन आदमी है वो इन मानवाधिकारों को लेकर चल सकता है। जैसे आप रास्ते में चल रहे हैं, ठीक है, अचानक आपके सामने से कोई वृद्ध, आप गाड़ी पे हैं और कोई वृद्ध आदमी सामने से गया, तो इट्स एन ह्यूमन राइट्स, उसका ये एक मानव का अधिकार है कि वो रोड क्रॉस कर ले। क्योंकि आपके पास ज्यादा स्पीड में चल रही गाड़ी है तो आपको रुकना चाहिए, उसे चलने देना चाहिए। इट्स एन कॉमन नैतिक है ये, एक तरीके से आप सोच सकते हैं दिमाग के थ्रू इसे आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट्स में ऐसा नहीं है। फंडामेंटल राइट्स में चीजें नैतिक से ज्यादा लिखी जाती हैं, जिनमें प्रावधान बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनके बीच में हम डिफरेंस कर सकते हैं। हालांकि इसमें से फैक्चुअल डाटा अगर हमें लेने की कोशिश करेंगे कि इंडिया के अंदर के जो मूल अधिकार हैं, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, इन फंडामेंटल राइट्स के बारे में इंडिया वालों ने सोचा कैसे? जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स संविधान बना रहे थे तो उनको इसके बारे में कहाँ से पता चला? तो ध्यान रखिएगा, इंडिया के अंदर जो मूल अधिकारों का कंसेप्ट है वो बेसिकली लिया गया है अमेरिका से। सो कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट इज टेकन फ्रॉम, ठीक है, यूएसए से लिया है। कहाँ से लिया हुआ है? अमेरिका से लिया हुआ है। ठीक है ना, तो अमेरिका के अंदर ये है और अमेरिका से ही हमने क्या किया हुआ है? फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट भी लिया हुआ है। ठीक है, एक तो ये हो गई। दूसरा, फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के? अब देखिए ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन हैं जो आपको आने चाहिए, है ना। तो फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं? पार्ट टू है। देखिए पहला पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है, हमारे संविधान का, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, उसके जो इलाके हैं, हमारा देश, उसके राज्य, इनके बारे में बात करता है। दूसरा, दूसरा सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, नागरिकता के बारे में। और तीसरा बात करता है आपका फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, और ये पार्ट तीन में कहाँ से कितने आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल 12 से स्टार्ट कर लीजिएगा और आर्टिकल 35 तक। आर्टिकल 35, 12 से 35। हालांकि आर्टिकल 12 के अंदर फंडामेंटल राइट नहीं है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। 13 के अंदर भी ऐसा ही है, तो 12 13 से नहीं, 14 से हम बेसिकली स्टार्ट मानते हैं। पर हाँ, आर्टिकल 12 भी फंडामेंटल राइट का ही पार्ट है और आर्टिकल 35 भी फंडामेंटल राइट का पार्ट है।
ठीक है ना। बेसिकली अगर बात करेंगे तो जैसे मैग्ना कार्टा, ठीक है, तो इसको इंडिया का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं हम, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट 3 है, इंडिया का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं इसको, ठीक है। मतलब कुछ ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो फैक्चुअल डाटा है जो आपको पता होनी चाहिए वो है ना। तो मैग्ना कार्टा इसको कह देते हैं हम, तो अगर मैग्ना कार्टा से क्वेश्चन आया तो वो कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अब क्या फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है संशोधन की, तो हाँ, मूल अधिकारों में या फंडामेंटल राइट्स में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत चीजें हमें पढ़नी है, जैसे मूल अधिकारों में कोई संशोधन क्या आज तक हुआ है, मूल अधिकारों में या फंडामेंटल राइट्स में क्या आज तक कभी किसी ने संशोधन किया, तो आपको याद रखना है, यस, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44वां संविधान संशोधन। कब हुआ था 44वां या 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? तो ये हुआ था 1978 के अंदर, 1978 में। और किया क्या था 44वें संविधान संशोधन से? जो अपना संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको हटा दिया था। राइट टू प्रॉपर्टी, तो पहले 7 अधिकार थे, अब कितने बचे? 6, क्योंकि इसको हटा दिया राइट टू प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया? हटा दिया है। ये था पहले आर्टिकल 31 के आसपास, ठीक है। वहां से हटाया, 19A से भी हटाया, 19 में भी था, 19 A, इन दोनों से हटा दिया इसको, राइट टू प्रॉपर्टी को, और यहां से हटा करके लीगल राइट बना दिया। लीगल राइट में चले गया 300A में। तो याद रखिएगा, जो मूल अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, उसे कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल दिया फंडामेंटल राइट वाले डब्बे से। फंडामेंटल राइट में वो दो जगह लिखा हुआ था, 31 और 19A, 31st और 19A, इन दो जगहों पे राइट टू प्रॉपर्टी लिखा था। इन दोनों जगहों से हटाया और कहाँ पहुंचा दिया? 300A में। और 300A में पहुंचने की वजह से ये कैसा है? एक लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। कानूनी अधिकार का मतलब कानून आपको संरक्षण देगा, पर ये आपकी फंडामेंटल राइट नहीं है कि आप संपत्ति बना सकें। अगर सरकार चाहे तो आपकी जमीन पर कब्जा कर सकती है, ठीक है। पर पहले अगर ये फंडामेंटल राइट होता तो सरकार ऐसा नहीं कर सकती थी, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हैं ना, बोर्ड को अपने हाथ से खिसका सकते हैं, ठीक है। तो बोर्ड को शिफ्ट कर लीजिएगा, अगर आपको लग रहा है कि बोर्ड पे चीजें आपको नहीं दिख रही हैं तो बोर्ड को शिफ्ट कर लीजिएगा, ठीक है। बोर्ड को जूम इन जूम आउट आप कर सकते हैं अपने हाथ से, ठीक है ना। चलिए, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मूल अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे कि कितने होते हैं, कैसे हम पढ़ते हैं मूल अधिकारों को। तो सबसे पहले हम सिंपल से मौलिक अधिकारों का एक डाटा तैयार कर लेंगे, जो आपको वैसे याद कर लेना है, ठीक है। और बस आप लोग एक छोटा सा काम करेंगे कि बोर्ड के ऊपर केवल जूम इन जूम आउट करेंगे, ठीक है। किसी भी तरीके के लाइंस को टच नहीं करेंगे, ठीक है। बिकॉज यू आर अलाउड टू एडिट, दैट डजेंट मीन यू हैव टू डू, आपको एडिट नहीं करना है कुछ भी, सिर्फ आप जूम इन और जूम आउट जो काम है वो कर सकते हो। किसी लाइन को टच मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, फंडामेंटल राइट्स की सबसे पहले एक लिस्ट बना लेते हैं, बस हो गया, ताकि वो आपको थोड़ा सा याद कर लेना होगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले आएगा समानता का अधिकार, जिसको हम कॉमनली समता का अधिकार कह देते हैं, समानता या समता का अधिकार। तो ये समता का अधिकार आपको मिलेगा आर्टिकल 14, फिर उसके बाद आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। इसका मतलब क्या हुआ? कुल मिलाकर 5 आर्टिकल, 14, 15, 16, 17 और 18 किस में है? समानता या समता के अधिकार में है। याद रखना, आर्टिकल 12 और 13 भी फंडामेंटल राइट है, लेकिन यहाँ कुछ और चीजें दी गई हैं। जैसे आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, और आर्टिकल 13 में राज्य या संसद को इस चीज से रोका गया है कि वह मूल अधिकारों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, ठीक है। इसके बारे में फिर पढ़ेंगे, मतलब अभी मैं फिलहाल आपको अलग से बता दे रहा हूँ कि 12 और 13 भी फंडामेंटल राइट है, लेकिन समानता का अधिकार या पहला अधिकार जो है वो हमारा 13 या 12 में नहीं आता है, 14 से आता है। 14, 15, 16, 17 और 18, इनमें क्या क्या लिखा है हम अलग अलग पढ़ने वाले हैं अभी। फिलहाल मैं सिर्फ एक खाका आपके दिमाग में तैयार कर रहा हूँ कि कैसे फंडामेंटल राइट डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। समानता के अधिकार के बाद ठीक आता है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार या राइट टू फ्रीडम, ये आपको मिलेगा आर्टिकल 19, जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। 20, 21 और 22, 22 तक, ठीक है। समता और स्वतंत्रता के बाद आपको मिलेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। शोषण के विरुद्ध, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध आपको 23 और 24 में मिलेगा, 23 और 24, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के बाद आपको जो मिलेगा वो मिलेगा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका 25, 26, 27 और 28 इसके अंदर आएगा, ठीक है।
4 आर्टिकल्स इसके अंदर आएंगे। जब धार्मिक स्वतंत्रता हो जाए तो फिर आपके राइट आएंगे संस्कृति, व्हाइट बोर्ड पे टच मत कीजिए, संस्कृति और शिक्षा, संस्कृति और शिक्षा, ठीक है। राइट ऑफ कल्चर और एजुकेशनल, यानी कि एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स इसको हम कह देते हैं वो, ठीक है। तो संस्कृति और शिक्षा के जो अधिकार हैं वो आएंगे 29 और 30, दो ही आर्टिकल आते हैं 29 एंड 30। और उसके बाद संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों के बाद राष्ट्र जो आता है उसको हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार, ठीक है, संवैधानिक उपचार। ये आएगा आपका 32 के अंदर। अब सर 33, 34 और 35 भी बच गए, है कि नहीं? 33, 34, 35 ये भी तो हैं, तो इनके बारे में भी देखेंगे क्या है क्यों है, ठीक है। अभी इनके अंदर बहुत कुछ पढ़ना है, बट अभी हमने एक हिसाब किताब लगाया कि अच्छा इतने टाइप के फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है समानता का, फिर स्वतंत्रता का, फिर शोषण के विरुद्ध, फिर धार्मिक, ठीक है, उसके बाद संस्कृति शिक्षा, और उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए, तो इतने तक तो समझना आसान था, ये तो फैक्चुअल चीजें हैं जो याद करनी होती है। एक छोटा सा आपको जो चीज याद रखनी पड़ेगी वो होगा यहाँ पर, ठीक है, एक छोटी सी लाइन, 15, ऐसे याद कर लीजिएगा इसको, 15, 16, 19, 29 और 30, ये नंबर याद कर लीजिए आप। क्यों याद करना है ये फिर बताऊंगा। 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, इनमें जो भी लिखा है दिस इज ओनली फॉर इंडियन सिटीजन, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। इनमें जो कुछ भी लाइन लिखी होगी 15, 16, 19, 29, 30, वो केवल इंडियंस के लिए है, और इसके अलावा बाकी सब इंडिया वालों के लिए भी है, फॉरेनर कोई आता है उसके लिए भी है, सबके लिए है, ठीक है। 15, 16, 19, 29, 30 ये सब केवल और केवल इंडियंस के लिए है। यानी कि इनमें जो भी लिखा होगा 15 के अंदर जो भी लिखा होगा वो केवल भारत के नागरिकों को मिलेगा। कोई अमेरिका से आया हुआ है घूमने, कोई चाइना से आया है, कोई पाकिस्तान से आया है, उसे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये 15, 16, 19, 29, 30 ये सारे नंबर याद कर लीजिए, जैसे जैसे आर्टिकल्स आएंगे हम समझते हुए चलेंगे आगे को, ठीक है ना। तो इतना आसान है, ठीक है। चलिए, तो 15, 16, 19, 29, 30 ये ओनली इंडियन फंडामेंटल राइट्स के लिए आ गया, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये तो हो गए हमारे फंडामेंटल राइट्स। अब अगर इन फंडामेंटल राइट्स पे, ये मेंस के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर लिखा रहा हूं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, फैक्चुअल डाटा नहीं है। सिंपल क्वेश्चन इज कि फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकारों में क्या उदारीकरण से कोई प्रभाव पड़ा? व्हाट इज दिस उदारीकरण? लिबरलाइजेशन, याद कीजिए 1990, 1991, 1990, 91, इस दौरान इंडिया ने भारत में एलपीजी रिफॉर्म लागू किए थे। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या था? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। हमने उदारीकरण किया था, हमने निजीकरण किया था, हमने वैश्वीकरण किया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स कहते हैं जिसको हम, ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म्स कहते हैं। इंडिया के ऊपर जब कर्ज बढ़ने लग गया था, इंडिया का जो अपना रेशियो खराब होने लग गया था, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि बीओपी का जो रेशियो है वो जब खराब होने लगा था, तो इंडिया ने एलपीजी रिफॉर्म्स कर दिए इंडिया में। उससे पहले तक इंडिया की मार्केट बंद मार्केट होती थी, ठीक है, इंडिया की मार्केट क्लोज्ड मार्केट थी। लेकिन फिर क्या हुआ, इंडिया की मार्केट को ओपन मार्केट फॉर्म में ले जाया गया। ओपन मार्केट फॉर्म में कैसे? दुनिया के देश भारत में आके ट्रेड कर सकते हैं, भारत दुनिया भर में जाकर के ट्रेड करेगा। ओपन मार्केट होगी, टैक्स कम किए जाएंगे, चीजों को बेचा जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा, इंपोर्ट किया जाएगा, बाहर बनी हुई चीजों को इंडिया में आने दिया जाएगा, ऐसा ऐसा। ये सारा का सारा लिबरलाइजेशन था, प्राइवेटाइजेशन था, ग्लोबलाइजेशन था। इससे फंडामेंटल राइट्स पे क्या फर्क पड़ा? मतलब ऐसा क्या हुआ कि एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद और पहले क्या फंडामेंटल राइट्स में कोई चेंज आए? एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ, आपको वहां से लिखना पड़ेगा। सिंपल, रिजर्वेशन को लेकर के चलेंगे, ठीक है। रिजर्वेशन या आरक्षण, रिजर्वेशन इम्ब्रोग्लियो या आरक्षण का प्रश्न अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है। सही चीज है या गलत चीज है, इससे बेटर ये है कि रिजर्वेशन जो दिया गया उस पर एलपीजी का क्या फर्क पड़ा, सही और गलत की डिबेट पे फिर कभी आप डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। जो मेंस वाले हैं उनको करनी भी पड़ेगी। पर फर्क क्या पड़ा एलपीजी रिफॉर्म से? एलपीजी के बाद प्राइवेट कंपनियां आई, ठीक है, प्राइवेट कंपनियां आई, उससे पहले तक तो सब सरकारी थे। तो आप मुझे खुद बताइए, क्या प्राइवेट कंपनीज रिजर्वेशन देती हैं? क्या देयर इज एनी रिजर्वेशन इन प्राइवेट कंपनी फॉर एससीज, एसटीज, फॉर वुमेन्स एटसेट्रा? या प्राइवेट कंपनी प्रॉफिट बेस्ड मार्केट लेके चलती हैं कि भैया हमें प्रॉफिट देखना है ना कि रिजर्वेशन देखना है?
तो बेसिकली एलपीजी रिफॉर्म्स के आने के बाद प्राइवेट कंपनियां आई और प्राइवेट कंपनियों ने रिजर्वेशन देने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए था, उन्हें चाहिए था कि उनका काम ज्यादा हो। अगर मेल में जनरल कैटेगरी का कोई आदमी ज्यादा काम कर रहा है तो वो वहां पर एससी को कभी नहीं रखेंगे, एंड इफ एससी कैटेगरी वर्कर इज डूइंग गुड वर्क तो वो एससी कैटेगरी को रखेंगे। यानी कि उनको कैटेगरी से कोई मतलब नहीं है, उनको जाति से, रिलीजन से या फिर जेंडर से कोई मतलब नहीं है। दे वांट वर्क, उनको प्रॉफिट चाहिए। अगर कहीं पे वुमेन वर्कर एफिशिएंट काम करती हैं तो प्राइवेट सेक्टर वुमेन वर्कर्स को रख लेगा, और अगर कहीं पे मेन बेटर काम करते हैं तो वुमेन वर्कर को रखेगा। इसके पीछे उनकी कोई भी जेंडर की मंशा नहीं होती है, उनकी मंशा केवल प्रॉफिट की होती है। जबकि जो सरकारी कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, रिजर्वेशन का एक फिक्स डाटा बनाती हैं, इतने परसेंट जनरल, इतने परसेंट वुमेन, इतने परसेंट एससी, इतने परसेंट एसटी। इसीलिए सरकारी कंपनियां प्रॉफिट नहीं देखती, वह समाज के हर वर्ग का उत्थान एक तरीके से देखती है। इसका मतलब ये हुआ ना कि जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए तो रिजर्वेशन जो कि पहले सब जगह था वो बंद हो गया। तो हम अगर उदारीकरण से पूछा जाए तो आपको सिंपल ये बताना है कि उदारीकरण 1991 के बाद शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य, हेल्थ, इन क्षेत्रों में निजी कंपनियां आ गई थी, प्राइवेट सेक्टर आ गया था। और प्राइवेट सेक्टर के आने के बाद जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये कमजोर हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स वीक हुए हैं। कैसे हुए हैं देखिए, पहले आपको समानता थी, प्राइवेट सेक्टर आने के बाद यू आर हैविंग रैंक्स। सर ये इट इज माय बॉस, ये मेरे कलीग हैं, और ये मेरे से नीचे हैं, कोई ड्राइवर बन गया, कोई कुछ। सो इकोनॉमिकली क्या हुआ, डिफरेंसेस आ गई, समानता खत्म हो गई। एलपीजी आने के बाद ये ज्यादा चीजें बढ़ी हैं, अमीर और अमीर हुए, गरीब और अमीर हुए, गरीब और गरीब हुए, कॉमन लाइन बन गई ना, अमीर और अमीर, गरीब और गरीब। ये क्या हुआ, समानता घटी, स्वतंत्रता। अब आप एक प्राइवेट कंपनी के अंदर, प्राइवेट फर्म के अंदर काम कर रहे हैं, और आपने कहा नहीं यार मैं यही मंदिर बनाऊंगा और यही पूजा करूंगा, यही नमाज पढ़ूंगा, यही मेरे को अपना अजान वजान जो भी है वो पढ़ूंगा, तो दिस इज नॉट अलाउड इन प्राइवेट सेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता छीन ली गई। ठीक है, तो इसका मतलब आपने कहा यार नहीं मुझे घर जाना है, एंड द प्राइवेट सेक्टर योर बॉस इज सेइंग, आपका बॉस कह रहा है कि नहीं अभी नहीं जा सकते, 2 घंटे रुक के जाओ। ये हो क्या रहा है, दैट इज आपको रोका जा रहा है। ठीक है, आपकी छूट, आपको आजादी थी, उस आजादी को रोक दिया गया है। आपको आजादी थी कि आप भारत में कहीं भी कभी भी आ जा सकते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के आने के बाद आप ऐसा नहीं कर सकते। तो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर के आने के बाद सिंपल एक लाइन का आंसर होगा आपका कि फंडामेंटल राइट्स संकुचित हुए हैं, सप्रेस हुए हैं, दबाए गए हैं। ठीक है, अगर बाय द वे ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द एलपीजी रिफॉर्म्स इन फंडामेंटल राइट्स, तो आपका सिंपल आंसर होगा संकुचित या सप्रेस्ड। और इसके बारे में अलग अलग जो टॉपिक्स हैं वो आप बता सकते हैं वहां पर। ठीक है, तो ये जो अपनी है ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये आपका फंडामेंटल राइट वर्सेस लिबरलाइजेशन एलपीजी रिफॉर्म से रिलेटेड हो गया। ठीक है, ये मेंस वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग चलेंगे कुछ फैक्चुअल डाटास के साथ साथ पहले मूल अधिकार की तरफ। ठीक है, तो पहला मूल अधिकार जो है वहां से स्टार्ट करेंगे। व्हाइट बोर्ड को थोड़ा सा आप ऊपर की तरफ खिसका लीजिएगा ताकि आपको बोर्ड पूरा दिखाई दे। ठीक है, जूम इन जूम आउट करके आप चेक कर सकते हैं, मैं जहां पे लिख रहा हूँ वो वाला पोर्शन आपको दिख जाएगा। ठीक है ना, चलिए, तो हम पहला लेंगे समानता का अधिकार। तो हम स्टार्ट करेंगे समानता का अधिकार से। तो समानता का अधिकार मतलब है इक्वालिटी से रिलेटेड। तो जो जो चीजें याद रखनी है वो मैं बताते चलूंगा, उसी हिसाब से काम करेंगे आप। चलिए, समानता का अधिकार, बेसिकली इंडिया के अंदर समानता का अधिकार दिया गया है, और मैंने आपको बता भी दिया कि समानता का अधिकार या समता का अधिकार 14 से 18 तक आता है। आर्टिकल 14 to 18, आर्टिकल 14 से 18, हम एक एक करके सब तो पढ़ेंगे ही, पर हाँ उसके अलावा हम इस पर एक जर्नल डिस्कशन भी कर लेंगे, 14 से 18 तक को समझने की भी कोशिश करेंगे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए 14 से 18 के बीच में अपने पास जो आर्टिकल्स आते हैं उससे पहले हमें यह समझना है कि समानता के अधिकार में 2 लाइनें आती हैं। ठीक है, इन दोनों लाइनों का बहुत ही ज्यादा डीप मतलब है। पहली लाइन आती है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता या विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता या समानता। और अगला है विधि का समान संरक्षण, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि का समान संरक्षण। ठीक है, विधि का समान संरक्षण, ये 2 कंसेप्ट हैं, पहला विधि के समक्ष समानता और अगला विधि का समान संरक्षण। अब ये 2 कंसेप्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, समानता का अधिकार के अंदर ही लिखे हुए हैं। अच्छा सर, इसका फैक्चुअल डाटा क्या याद करना है, ये दोनों शब्द या लाइनें ऐसी ही, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समानता का मतलब हुआ
इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये लाइन आपने कई बार सुनी होगी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, है ना। विधि का समान संरक्षण, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये दो लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे आर्टिकल के अंदर लिखा गया है भारत में विधि के समक्ष समानता तथा विधि का समान संरक्षण होगा। तो आपको याद रखना है पहली वाली लाइन, विधि के समक्ष समता, ये लाइन ब्रिटेन से ली गई है, ये वाली एग्जैक्टली लाइन कॉपी कर दी गई है ब्रिटेन से। जबकि विधि का समान संरक्षण, ये लाइन कॉपी की गई है अमेरिका से, यूएसए से। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने कहा कि यार ये दोनों शब्द ले लेते हैं, दोनों शब्द, यानी कि विधि के समक्ष समानता भी और विधि का समान संरक्षण भी। ऐसा क्यों, मतलब इनका ऐसा मतलब क्या है? देखो, विधि के समक्ष समता का मतलब क्या है? एक अमीर आदमी है, एक है किंग, राजा, बहुत अमीर आदमी, रिच पर्सन, और एक है कॉमन मैन, ठीक है, एक है कॉमन मैन। तो इन दोनों ने अगर एक जैसा क्राइम किया, सेम क्राइम किया, सो बोथ विल बी पनिश्ड बाय सेम लॉ। इसको कहते हैं विधि के समक्ष समानता। जो भी कानून है, जो भी लॉ है, उसके सामने ना कोई राजा ना कोई प्रजा, सब बराबर होंगे। दिस इज कॉल्ड विधि के समक्ष समानता। तो सर, विधि के समक्ष समानता जब ऑलरेडी है, तो विधि का समान संरक्षण ये कौन सा नया कंसेप्ट है? मतलब ठीक तो है, कोई अमीर हो कोई गरीब हो, देयर शुड बी इक्वालिटी, उनको बराबर तरीके से पनिशमेंट मिलनी चाहिए। एग्जैक्टली फिर ऐसी क्या दिक्कत हो गई कि मतलब आप अलग अलग लाइनें लिख रहे हैं? इसका क्या मतलब होता है विधि का समान संरक्षण? यहाँ पर विधि का समान संरक्षण से सबसे पहले आपको समझना है संरक्षण को। संरक्षण क्या? संरक्षण राज्य द्वारा, स्टेट द्वारा संरक्षण, स्टेट द्वारा प्रोटेक्शन। किसको? वंचित वर्गों का संरक्षण, सप्रेस्ड क्लास का संरक्षण, वंचित वर्गों का। और समानों में समान, समानों के साथ समान। कैसे? समानों के साथ समान। इन तीन लाइनों का बड़ा डीप मतलब है। पहले तो ये समान संरक्षण कौन करेगा? राज्य। किसका? वंचित वर्गों का। कैसे? समानों के साथ समान। जैसे एक कॉमन एग्जांपल आपको देता हूँ। एक गरीब आदमी है, ठीक है, एक गरीब आदमी एक समोसे की दुकान के सामने से निकला और उसे भूख लगी थी, बहुत दिनों से खाया नहीं था, पैसे भी नहीं थे, तो उसने समोसा चोरी कर लिया। तो व्हाट इज द क्राइम? चोरी। ठीक है, इस आदमी ने चोरी की। आपको क्या लगता है इस गरीब आदमी को, क्योंकि इसने भूख की वजह से चोरी की है, तो क्या इंडियन पीनल कोड के चोरी के क्राइम के तहत इसे सजा देनी चाहिए या नहीं? या फिर इसको माफ किया जा सकता है? लेकिन चलिए, इसको माफ करें या ना करें, अगर एक अमीर आदमी ऐसे ही, कोई अमीर लड़का ऐसे ही दुकान के पास से गया, पैसे भी हैं, सब कुछ है, फिर भी उसने चोरी की और उसने समोसे छीन लिए, उसको क्या सजा देनी चाहिए? इन दोनों में से सजा देनी किसे चाहिए, गरीब को कि अमीर को? तो यू विल से सिंपली दैट कि हाँ यार, पनिशमेंट तो बनती है अमीर के लिए, क्योंकि उसके पास तो पैसे हैं। गरीब को क्यों पनिशमेंट दें? उसने तो बेचारे ने मजबूरी में लिया, माफ कर देना चाहिए उसे। एक बात बताइए, ये समानता थी या फिर आप बैलेंस कर रहे थे? एंड दिस इज कॉल्ड समानों के साथ समानता। गरीबों के साथ उसी तरीके का व्यवहार, अमीरों के साथ उसी तरीके का व्यवहार। यहाँ पे गरीब अमीर केवल समझाने के लिए है, ठीक है, ये हर बार अलग हो सकता है। इट डिफरेंस फॉर SC एंड SC, ST एंड ST, OBC, जनरल, उसके बाद फीमेल मेल, ये सब अलग अलग हो सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। पर हाँ, ये जरूर है कि देखिए, किसी के साथ अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से भेदभाव हो सकता है। तो यहाँ पर सरकार एक नया कंसेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, उल्टा भेदभाव। तो सरकार उल्टा भेदभाव करती है। अब ये बात बताइए, खुद सोचिए, समानता का मतलब होता है सब बराबर हों। फिर सरकार कुछ बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, जो SC ST के बच्चे हैं, उनको तो फ्री में बैग दे रही है, फ्री स्कूल बैग, फ्री स्कूल ड्रेस, फ्री स्कूल बुक्स। और जर्नल के, कुछ OBC कास्ट के, कुछ क्रीमी लेयर के, इन लोगों को फ्री में नहीं दे रही। ये समानता थोड़ी है, ये तो असमानता है, ये तो भेदभाव है। इस भेदभाव को उल्टा भेदभाव कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं संरक्षणात्मक भेदभाव, प्रोटेक्शन के साथ साथ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, संरक्षणात्मक भेदभाव। यानी कि हम बचाने के लिए, इस सप्रेस्ड क्लास को ऊपर लाने के लिए भेदभाव कर रहे हैं, वरना समाज में समानता नहीं असमानता बढ़ेगी। अगर हम SC ST के लिए भी फ्री एजुकेशन बंद कर दें समानता के नाम पर, तो क्या होगा? ये तो एजुकेशन ले ही नहीं पाएंगे, और ले ही नहीं पाएंगे तो ये भेदभाव और बढ़ता जाएगा, क्योंकि असमानता और बढ़ेगी। इसलिए कि असमानता कम हो, सरकार जब असमानता करती है तो इसे कहते हैं संरक्षण। तो ये विधि का समान संरक्षण जो हमने लिया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसमें हम ये नहीं चेक करते कि अमीर ने किया है, गरीब ने किया है, क्या हुआ है, क्यों। हम ये देखते हैं कंडीशन क्या है, किस हिसाब से लॉज एप्लीकेबल होने चाहिए, और उस हिसाब से हम काम करते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसके अंदर पूरा काम चलता है, ठीक है ना। अब इसका सिंपल मतलब समानता, हर एक चीज समान होगी,
कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर, जैसे आरक्षण वगैरह है, इनको हटा देंगे। उसके अलावा क्या कोई ऐसा भी है जिसके साथ हम अलग से कोई विशेष चीजें करते हैं? बिल्कुल, जैसे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति एक्सेप्शन है, हम कई बार राष्ट्रपति को अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा राज्यपाल, राष्ट्रपति के साथ साथ इनको भी ड्यूरिंग इनके कार्यकाल अरेस्ट नहीं किया जा सकता। इनके अलावा बाकी किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं हम। उसके अलावा कोई राजदूत है, जैसे किसी दूसरे देश का राजदूत इंडिया के अंदर है, उसे भी आप ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते जैसा कॉमन आदमी को कर सकते हो, है ना। इसके अलावा देखिए, भारत रत्न दिया जाता है, तो भारत रत्न भी तो एक तरीके का विशेषाधिकार दिया ना हमने, किसी आदमी को भारत रत्न कह दिया, तो बाकी क्या है? मतलब क्या, अगर किसी को आपने भारत रत्न कहा तो बाकी सब क्या है भारत के? भारत रत्न इज डायमंड ऑफ इंडिया, और बाकी सारे क्या है? कोयला, कोल। ऐसा तो नहीं है। तो इसका मतलब प्रतिभाओं का सम्मान किया जा सकता है। डायमंड्स ऑफ इंडिया, उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया इंडिया के लिए, सो उनको ट्रीट करना चाहिए, भारत रत्न प्राइज देना चाहिए। ये असमानता नहीं है, ये समानता ही है। पर एक तरीके से हम उनको तार्किक तरीके से असमानता कर रहे हैं, हम रीजन के साथ असमानता पैदा कर रहे हैं कि यार चलिए कोई बात नहीं, असमानता कर भी रहे हैं तो भी इसका बुरा मतलब नहीं है, हम अच्छे इंटेंशन के साथ कर रहे हैं। ऐसी असमानता को भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में स्वीकार किया गया है, ठीक है। और ऐसे ही आपने खुद देखा, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए अलग अलग अधिकार है। ये सब क्यों है? बिकॉज ऑफ कि हमें संरक्षण भी तो करना है, सरकार का काम बचाना भी है, ठीक है, सप्रेस करना ही नहीं है। तो चलिए, 40 मिनट की जो अपनी क्लास है उतना ही हम ले सकते हैं। तो आज हमने समानता के अधिकार के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। कल मैं वन बाय वन समानता के अधिकार के रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करके फिर अगले के ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कल से धीरे धीरे अपन लोग स्पीड जो है वो बढ़ाएंगे, ठीक है। तो होप सो गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और बाकी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप चैट के अंदर वो टाइप करके बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आज की क्लास ऑफ करेंगे। ओके गाइस, तो चैट के अंदर आप लोग लिख के बता सकते हैं। और गाइस अगर किसी को कुछ पूछना हो तो रेज हैंड कर सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। और लिंक शेयर नहीं करनी है आप लोगों ने, ठीक है, लिंक शेयर नहीं करनी है, वरना लिंक मैं ग्रुप में ही डाल देता, पर भीड़ नहीं चाहिए, ठीक है। ये वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगी, तो जिसको वहां पढ़नी है वो पढ़ सकता है, ठीक है ना। तो लिंक आप लोग शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। विदाउट रजिस्ट्रेशन क्लास में कोई नहीं आएगा। चलिए गाइस, होप सो सब कुछ क्लियर होगा। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो। ओके, देयर इज अ क्वेश्चन, क्या बताना है? ठीक है, मुस्कान। ओके, क्या बताना है एक बार फिर से पूछ लेना, ठीक है मुस्कान, तो मैं बता दूंगा आपको। हम्म। और गाइस ये मतलब ये पूरी की पूरी क्लास, चलिए इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन हम कल कर लेंगे, ठीक है। जो आज हमने पढ़ा है, बस ये वाला जो है समानता स्वतंत्रता, ऊपर मैंने पूरी लिस्ट बनवाई हुई है जो आर्टिकल्स की, वो एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है ना। वो आप लोगों को याद करनी होगी कल तक। सो ओके गाइस, होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू, टिल नेक्स्ट क्लास।